हिंदू शख्स ने एक मुस्लिम देश पाकिस्तान बनाया तो शायद वो गलत नहीं होगा। क्या था वो षड्यंत्र जिस कारण इस देश के हुए थे दो टुकड़े। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे में तकरीबन 20 लाख से भी ज्यादा हत्याएं की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस को सपोर्ट किया करते थे। वही मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी जिंदगी में 5 दफा नमाज नहीं पढ़ी होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेहर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। सन 1947 जब इस देश ने पहली मर्तबा खुली हवा में सांस ली। 15 अगस्त 1947 जब यूनियन जैक यानी अंग्रेजों का झंडा उतार पहली मर्तबा भारत के लाल किले पर लहराया था तिरंगा। 15 अगस्त 1947 जब इस देश ने एक बार फिर इत्मीनान की हवा में सांस ली थी। लेकिन वही दूसरी तरफ इस देश के सबसे ज्यादा खुशी का दिन बदल गया था सबसे बड़े नरसंहार में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारे में। क्या थी वो राजनीति, क्या था वो षड्यंत्र जिस कारण इस देश के हुए थे दो टुकड़े। 14 अगस्त 1947 इस मर्तबा कथा पेश करता है आप सभी के सामने। आखिर कौन था हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारे का मास्टरमाइंड। आजादी से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को यह देश दो मुल्कों में बंट गया था। पहला मुल्क हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश शुमार थे। जी हां, 1947 में ही बांग्लादेश का विभाजन हिंदुस्तान से हुआ था, लेकिन बांग्लादेश की शक्ल में नहीं बल्कि ईस्ट पाकिस्तान की शक्ल में। कई विशेषज्ञों के अनुसार हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे में तकरीबन 20 लाख से भी ज्यादा हत्याएं की गई थी। पब्लिक प्रॉपर्टी का भारी नुकसान हुआ था और सारी दुनिया में बगैर युद्ध लड़े किसी भी देश ने अपनी इतनी जमीन नहीं खोई थी। 2023 के समय आज भी ऐसे बहुत से विद्वान हैं। कई लोगों के अनुसार हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच पड़ी फूट का नतीजा नहीं था, बल्कि अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो का नतीजा था। 1947 को समझने से पहले हमें 1857 की क्रांति को समझना होगा, यानी कि 1947 से हमें 90 साल पहले पहुंचना होगा ताकि हम इस पूरी राजनीति को ठीक तरह से जान सके। देश में हुई 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों की कमर तोड़ कर रख दी थी। जी हां, इस क्रांति का नेतृत्व जहां झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया, तो वहीं तमाम क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर, दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था। देश में जगह जगह उस समय 1857 की क्रांति ने अपने पैर पसारे थे, जिसमें दिल्ली उसका मुख्य केंद्र थी। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश शासन की हिंदुस्तान में कमर तोड़कर रख दी थी। इसी कारण अंग्रेजों ने अपने लिए सबसे घातक हिंदुस्तानियों के अंदर उन लोगों को समझा जो कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा उदाहरण अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में पहली मर्तबा 1857 की क्रांति में देखा था, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दिया था। इसी कारण अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो यानी कि डिवाइड एंड रूल अपनी पॉलिसी को अपनाया था। इसमें अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों में हिंदू और मुसलमान यानी दोनों समुदायों के बीच कई किस्म के वाद विवाद खड़े कर दिए। जहां उन्होंने हिंदू बिरादरी के अंदर जातिवाद को प्रमोट किया, तो वहीं मुसलमानों में भी शिया सुन्नी के नाम पर इस्लाम को भी बांटने की तैयारी कर दी। सोशल मीडिया पर अक्सर हम लोग कई बार सुनते हैं कि 47 से पहले हिंदू और मुसलमान काफी अच्छे दोस्त थे। यह बात एक हद तक सही भी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। दरअसल उस समय अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच इस तरह से जहर घोल दिया था कि ब्रिटिश आर्मी में जो हिंदू अफसर हुआ करते थे, उनके जो बावर्ची हुआ करते थे, वो हिंदू थे, वो भी ब्राह्मण परिवार से। वहीं ब्रिटिश आर्मी में जो मुस्लिम नवयुवक थे, उन लोगों के खानसामे मुसलमान हुआ करते थे। इसमें सबसे बड़ी देखने की चीज यह है कि हिंदू अफसरों के रसोई के अंदर खानसामे यानी कि मुसलमानों के बावर्चियों का जाना वर्जित हुआ करता था, और यही मंजर मुस्लिम खानसामों में देखने को भी मिलता था। यानी कि मुसलमानों की रसोई में भी हिंदुओं का जाना वर्जित था। उन लोगों के खाने अलग बना करते थे और वो लोग खाते भी अलग अलग ही थे। 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही हिंदुस्तान के अंदर टू नेशंस थ्योरी की घोषणा हुई। टू नेशंस थ्योरी का मतलब यह था कि कई हिंदू राजनेता, जी हां, गौरतलब है कि कई हिंदू राजनेता इस बात को कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान एक छत के नीचे नहीं रह सकते थे। तो वही कई मुस्लिम नेताओं ने भी इस बात की घोषणा करी
कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक छत के नीचे नहीं रह सकते थे। लेकिन इस बात का उदाहरण हिंदुस्तान ने सन 47 के बाद खुद ही पूरी दुनिया के सामने रखा। जहां सन 47 के बाद हिंदुस्तान के अंदर जितने मुसलमान हैं तो वहीं हिंदू भी बाहिफाजत यहां रहते हैं। तो इस टू नेशंस थ्योरी का अगर हम सर्वे सर्वा कहे तो वो कहेंगे सर सैयद अहमद खान। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर टू नेशंस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन पाकिस्तान में कई लोगों के मुताबिक पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सी किताबें छापी गई थी जिनमें उन्होंने लाला लाजपत राय को वे शख्स माना था जिसने सबसे पहले टू नेशंस थ्योरी को देश के अंदर घोषित किया था। यानी कि भारत के दो हिस्से होने चाहिए, जिसमें एक हिस्सा होगा मुसलमानों का और दूसरा जिसे आज संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के नाम से जिसको हम जानते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब वो राष्ट्र जहां हिंदू सिर उठा के अपने पूरे देश में जी सकते थे। लेकिन ये उन लोगों के मुताबिक था जिन्होंने इस टू नेशंस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था, इसके कोई सिर पैर नहीं थे। पाकिस्तान में लाला लाजपत राय को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले टू नेशंस थ्योरी की घोषणा करी थी, और हिंदुस्तान के अंदर सर सैयद अहमद खान को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत मुरादाबाद के एक छोटे मदरसे से हुई थी, जिसके बाद अलीगढ़ के अंदर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वर्चस्व यह है कि ऐसे भी बहुत से मुस्लिम छात्र हैं जिन्हें वहां एडमिशन नहीं मिलता सिर्फ उनकी प्रतिभा के कारण। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे मुकामी यूनिवर्सिटीज में से एक है। जैसे बनारस के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1920, जी हाँ 1920 के बाद ही देश में तनाव बढ़ना शुरू हो गया था। देश में सांप्रदायिक दंगे अपने चरम सीमा पर शुरू हो चुके थे 1920। हाँ, हालांकि 1920 से पहले ऐसे नमूने हमें कभी देखने को नहीं मिले कि सांप्रदायिक दंगे इस पैमाने पर देश में भड़कने लगे, जहां एक तरफ हिंदू मुसलमान को काटता था तो वहीं मुसलमान हिंदू को। भारत में सांप्रदायिक दंगों में सबसे आगे थे बंगाल और पंजाब। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1930 में भारत के अंदर इस पैमाने पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा था कि उस जमाने में तत्कालीन अंग्रेज सरकार भी उस सांप्रदायिक तनाव को रोकने में असमर्थ हो गई थी। जी हां, उस जमाने में यह सांप्रदायिक तनाव जो बढ़ा था वो बढ़ा था ईस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। उस जमाने में ढाका, वैसे ढाका का जो नाम, ढाका जो आज बांग्लादेश की जो राजधानी है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका, ढाका का जो उस शहर का जो नाम पड़ा था ढाका, वो पड़ा था ढाकेश्वरी मंदिर पर। यह मंदिर आज भी ढाका में मौजूद है और बहुत से हिंदू, इसके अलावा मुस्लिम समुदायों के भी कई लोग ढाकेश्वरी मंदिर में अपना माथा टेकने, सजदा करने, प्रार्थना करने आज भी बांग्लादेश के अंदर आते हैं। केवल बांग्लादेश से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के भी ऐसे बहुत से युवक हैं जो ढाकेश्वरी मंदिर को देखने आज भी बांग्लादेश जाते हैं, क्योंकि ढाकेश्वरी मंदिर से ही ढाका का नाम ढाका पड़ा था। तो ये सांप्रदायिक तनाव सबसे ज्यादा बढ़ा था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। उस जमाने में जब ढाका जैसे कई शहरों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा तो बहुत से हिंदू बिरादरी के लोग ईस्ट पाकिस्तान, जो उस समय हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, तो ढाका जैसे शहरों से बहुत से लोग कलकत्ता और बिहार जैसे शहरों में आकर हिजरत करने लगे, क्योंकि उस जमाने में उनकी मकानों को, उनके दुकानों को जला दिया जाता था। तो इस वजह से 1930 में सांप्रदायिक दंगे अपने चरम सीमा पर थे। इसके अलावा बंगाल के अंदर कलकत्ता किलिंग से हम सब वाकिफ हैं, जहां पर कलकत्ता के अंदर रातों रात कई हजार लोगों का कत्लेआम किया गया था। इसमें हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह कत्लेआम हिंदुओं का था या मुसलमानों का था। जाहिर है जब दंगा भड़कता है तो हर समुदाय का शख्स उन दंगों की आग की लपट में आता ही है। तो कलकत्ता किलिंग ने भी सरकार को एक बाध्य कर दिया कुछ ऐसा निर्णय लेने में जो हम सभी को नामंजूर था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन शख्स था जिसके कारण हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो आपको बता दें कि केवल एक शख्स नहीं, ऐसे बहुत से लोग थे जो आज भी जिनके जमीर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हुए बंटवारे के अंदर लाखों लोगों की जान जाने का आरोप है। जी हाँ, एक नहीं बहुत से लोग इस साजिश के पीछे मौजूद थे। इसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है, जाहिर है, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के तमाम वरिष्ठ नेताओं का। मोहम्मद अली जिन्ना एक सामान्य मुसलमान थे। मोहम्मद अली जिन्ना के अगर हम उनके बारे में आपको बताएं तो आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि एक जमाना था जब मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस को सपोर्ट किया करते थे। 1906 में ढाका के ही अंदर
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, जहां पर सर सैयद अहमद खान समेत कई मुस्लिम नेताओं ने टू नेशंस थ्योरी को बढ़ावा दिया था। अब इस टू नेशंस थ्योरी के अंदर जैसा हमने बताया कि हिंदू और मुसलमान एक छत के नीचे नहीं रह सकते। इसके अलावा उनका मानना यह था कि भारत की आजादी के बाद इसके संवैधानिक संबंध सिर्फ हिंदू बिरादरी से जुड़े रहेंगे, यानी कि सत्ता में केवल हिंदू नेताओं का होना हमारे लिए घातक है, हमारे लिए यानी मुसलमानों के लिए। यह बात मुस्लिम लीग के कई लीडर्स ने जब मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में ढाका के अंदर, तब इस बात को सामने रखा था। उस समय जब मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस की तरफ थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद इस टू नेशंस थ्योरी की आलोचना करी थी कि ये टू नेशंस थ्योरी देश को बांट रहा है, टू नेशंस थ्योरी हमारे लिए घातक है। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग करी थी, यानी कि मुस्लिम नेताओं को सत्ता में एक रिजर्वेशन चाहिए, एक ऐसा रिजर्वेशन जिसके अंदर सिर्फ मुस्लिम नेता उस सीट से खड़े होंगे, उन्हें आरक्षण चाहिए था मुस्लिम नेताओं को। मुस्लिम लीग की यह डिमांड थी। मुस्लिम लीग ने डिमांड करी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि कुछ ऐसी सीटें जो केवल मुसलमानों के लिए रिजर्व की जाए और उन मुस्लिम नेताओं को वोट भी केवल मुस्लिम लोग ही देंगे, यानी कि सीधे तौर पर मुस्लिम लीग अपनी भागीदारी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर फिक्स करना चाहती थी। ये उस जमाने में साफ तौर पर मुस्लिम लीग की डिमांड से जाहिर होता है। जिस समय मुस्लिम लीग ने इस डिमांड को रखा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात जब मुस्लिम लीग ने करी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ही वो शख्स है जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम लीग की आलोचना करी थी। और आगे जाके 1947 में भारत का जो विभाजन हुआ, वो हुआ भी मोहम्मद अली जिन्ना के ही कारण। तो ये एक विरोधाभास उस समय का था जो हम सब ने 1947 में देखा। ये मामला फंसा कहां? ये मामला तब फंसा थी जहां मुस्लिम नेताओं ने इस बात को रखना शुरू करा कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित हैं। इसके अलावा जब देश आजाद हो जाएगा तो मुस्लिम पर तमाम यातनाएं सही जाएंगी। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग ने भारत में तमाम मुसलमानों को अंग्रेजों का साथ देने के लिए बाध्य कर दिया कि आप सब अंग्रेजों का साथ दें, इसके अलावा कांग्रेस का साथ बिल्कुल ना दें, क्योंकि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है। इसके अलावा कांग्रेस देश को आजाद होते ही मुसलमानों का बहिष्कार कर देगी। तो एक किस्म का एक फेक नैरेटिव उस जमाने में मुस्लिम लीग ने भारत के मुसलमानों पर कायम कर दिया था। मदन मोहन मालवीय ने उस जमाने में अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था अखिल भारतीय हिंदू महासभा। इसके अंदर लाला लाजपत राय और भी उस जमाने में तमाम मुकामी शख्स और इसके अलावा हिंदू बिरादरी के बहुत वरिष्ठ नेताओं ने इस पार्टी को ज्वाइन किया जिसका नाम था अखिल भारतीय हिंदू महासभा। अब जहां मुस्लिम लीग टू नेशंस थ्योरी की बात कर रही थी कि भारत के दो विभाजन करें जिसमें एक हिस्सा सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा, वहीं अब हिंदू महासभा ने इस बात को सामने रखा कि अगर मुस्लिम लीग भारत में इसी तरह पैर पसारती रही तो हिंदुओं का जीना देश के अंदर मुश्किल हो जाएगा। यह बात रखी हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के तमाम स्टेटमेंट्स के बाद। इधर हिंदू महासभा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती तो उधर मुस्लिम लीग हिंदुओं के खिलाफ। इसी बीच एक पार्टी और उभर कर आई, जिसका एक संघ और उभर कर आया जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आज हम आरएसएस के नाम से जानते हैं। जहां मुस्लिम लीग इस्लाम की तलवार लेकर भारत की राजनीति में उतर चुकी थी, तो वही हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व की तलवार लेकर 1920-1930 में भयंकर देश में सांप्रदायिक दंगा देखने को मिला, जिसकी गांधी जी से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक सबने आलोचना करी। इसमें गौरतलब यह है कि आज दिल्ली के अंदर जो झंडेवालान मंदिर है, झंडेवालान मंदिर की नींव जब दिल्ली के अंदर पड़ी थी तो झंडेवालान मंदिर के नजदीक कई मस्जिद भी है और मस्जिद काफी पुरानी है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मालूम पड़ता है कि उन मस्जिद का निर्माण बहुत पहले ही दिल्ली के अंदर मुकम्मल किया गया था। तो झंडेवालान में एक जमाने में दंगा भड़कता है और जब ये दंगा भड़कता है तो उस समय जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना कराची से गांधी जी को एक खत लिखते हैं और उस खत में वो लिखते हैं कि दिल्ली के अंदर बढ़ते सांप्रदायिक दंगों को आपको किसी भी सूरत में रोकना होगा। तो उसके बाद गांधी जी के बीच बचाव करने के बाद दिल्ली के झंडेवालान इलाके में भी वो दंगा रोका जाता है। तो ये पता लग सकता है हमें कि उस जमाने में क्या सूरत हाल था हिंदुस्तान का और लोगों के बीच किस तरीके से कड़वाहट के बीच बो दिए थे हमारी राजनीति ने। अब उस पूरे विवाद को समझने से पहले हमें समझना होगा कि इस विवाद का सरगना मोहम्मद अली जिन्ना आखिर किस व्यक्तित्व के स्वामी थे, यानी
किस किस्म का उनका मिजाज था। तो आपको बता दें कि इस पर हमने पहले भी कथा पर एक वीडियो बनाई है कि मोहम्मद अली जिन्ना के हमने 17 फैक्ट्स और इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के ऊपर हमने 17 फैक्ट्स ऐसे बताए जिनसे हम तमाम लोग महरूम नहीं हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान में खोजा समुदाय से ताल्लुक रखते थे। यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना का जो परिवार था वो खोजा समुदाय से ताल्लुक रखता था, जो गुजरात में स्थित थे। खोजा समुदाय, आप सबको जान के बड़ी हैरानी होगी कि खोजा समुदाय एक जमाने में हिंदू थे। खोजा एक हिंदू बिरादरी में एक समाज का नाम होता है, ये कम्युनिटी है खोजा। ये गुजरात में आबाद हुए और खोजा समुदाय ने एक ज़माने पर मास माइग्रेशन किया था, यानी कि एक बड़े लेवल पर ये लोग मुसलमान बन गए थे। तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना के भी पूर्वज थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना के अगर हम 4 से 5 पीढ़ी पहले तक जाएं तो मोहम्मद अली जिन्ना भी हिंदू बिरादरी से ही ताल्लुक रखते थे। यानी कि अगर हम ये कहें कि एक हिंदू शख्स ने एक मुस्लिम देश पाकिस्तान बनाया तो शायद वो गलत नहीं होगा, क्योंकि खोजा समुदाय हिंदू बिरादरी के ही हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना के जो पूर्वज थे वो खोजा समुदाय से ताल्लुक रखते थे। ये हम नहीं कहते, ये जसवंत सिंह साहब की किताब ने साफ तौर पर लिखा है कि जिन्ना जो थे वो खोजा समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इसके अलावा जिन्ना ने अपनी जिंदगी में मुश्किल से 5 मरतबा नमाज भी नहीं पढ़ी होगी। जहां सच्चा मुसलमान देश में 5 नमाज पढ़ता है, 5 बार नमाज पढ़ता है एक दिन में, वही मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी जिंदगी में 5 दफा नमाज नहीं पढ़ी होगी। इस्लाम में शराब हराम है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना वाइन के बेहद शौकीन थे। इस्लाम के अंदर सूअर का मांस खाना हराम है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना हैम को बहुत पसंद किया करते थे। पोक हैम मोहम्मद अली जिन्ना की वन ऑफ द फेवरेट डिशेस में से एक हुआ करती थी। एक मर्तबा, ये बीबीसी की एक रिपोर्ट ने इस बात को साझा किया कि एक मर्तबा लियाकत अली खान ने मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि आप सिगरेट क्यों पीते, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना एक चेन स्मोकर थे और दिन में कई पैकेट वो सिगरेट पीते थे। पढ़ने के बहुत शौकीन, लिखने के बहुत शौकीन थे, एक अच्छे वक्ता थे, अच्छे स्पीकर थे। तो लियाकत अली ने बोला कि आप इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है, सिगरेट पीना, शराब पीना, सूअर का मांस खाना। तो उस पर मोहम्मद अली जिन्ना का जवाब यह था कि मैं एक राजनेता हूं, मैं मुसलमान होने से पहले मैं एक राजनेता हूं। तो ये एक ऐसा एक व्यक्तित्व था मोहम्मद अली जिन्ना का। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना को लंग कैंसर भी हो चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना की तबीयत सन 47 में ही काफी नासाज थी और 1948 में वो वफात हुए थे कराची के अंदर। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जहां इस बात को जानते थे कि उनकी तबीयत सन 47 में ही बिगड़नी शुरू हो गई, वही इस बात से महरूम थे अंग्रेज। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता इस बात से महरूम नहीं था। तो ये एक थ्योरी भी हम सभी के सामने आती है कि यदि कांग्रेस को या मीडिया को उस जमाने में मालूम होता कि मोहम्मद अली जिन्ना की तबीयत इस तरह खराब है कि शायद 1 से 2 साल के अंदर ही मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया में वफात हो सकते हैं, तो शायद भारत और पाकिस्तान का विभाजन कभी होता ही नहीं। क्योंकि जिन्ना के बाद मुस्लिम लीग में ऐसा कोई लीडर नहीं था जिसके अंदर यह कुवत हो या उसका मुसलमानों पर यह प्रभाव हो कि वो अपने बूते पर पाकिस्तान का निर्माण करते। ये प्रतिभा सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना की थी। तो ये सबसे मजेदार पहलू है इस पूरी कहानी का। 1945 ये वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। 1939 से 1945 यानी 6 साल वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया में चली थी। तो 1945 के समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूरे जोरों पर था। इसमें गांधी जी और नेहरू जी साफ तौर पर उभर कर आए थे जनता के बीच। तो भारत छोड़ो आंदोलन के ही दरमियान नेहरू और गांधी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी दोनों को अंग्रेज जेल में बंद करते थे। इधर जवाहरलाल नेहरू और उधर गांधी जी दोनों जेल में बंद थे। तो वहीं साफ तौर पर मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना देश में उभर कर आए। 1945-46 के चुनावों में मुस्लिम लीग को देश के अंदर भारी बहुमत मिली। कई जगहों से, कई स्थानों से मुस्लिम लीग ने अपने पैर राजनीति की दहलीज पर जमा लिए थे। लेकिन इसका खामियाजा हिंदुस्तान ने ऐसे भुगता कि जब बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग को सफलता मिली तो उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग प्रमुख एच.एस. सोहरावर्दी, इनका नाम हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश की राजनीति में कई बार सुना होगा। एच.एस. सोहरावर्दी ने बंगाल के अंदर सांप्रदायिक तनाव शुरू करवा दिया, यानी सांप्रदायिक दंगे भड़काने में एच.एस. सोहरावर्दी का ही हाथ था। यह सीधे तौर पर यह हमें देखने को मिलता है। इधर बंगाल में क्योंकि सोहरावर्दी के दंगे थे तो इधर बंगाल में हिंदुओं का जीना मुश्किल हुआ, तो उधर पंजाब में भी हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच कई किस्म की आपाधापी देखने को मिली।
कई बस्तियों की बस्तियां जला दी गई, कई लोगों को मारा गया, कई औरतों की आबरू लूटी गई, दुकानों को, मकानों को जलाया गया। तो ये एक आम सा दृश्य हमें देखने को मिला बंगाल और खासतौर पर पंजाब में, जहां बंगाल सोहरावर्दी द्वारा लगाई गई आग में झुलस रहा था। तो वही जिन्ना ने भारत में डिक्लेयर किया डायरेक्ट एक्शन, और जिन्ना की ये दो लफ्ज डायरेक्ट एक्शन ने देश में लाखों लोग, हजारों लोगों का कत्ल किया। सिर्फ बंगाल और पंजाब तक ये सांप्रदायिक दंगे सीमित नहीं रहे, बल्कि दिल्ली तक भी इन दंगों की छींटें हमें देखने को मिली थी। इस सबके बाद होता यह है कि 1946 का समय, देश में हर तरफ दंगा फसाद, हर तरफ लूट मार, कत्लेआम। इस सब से कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता घबरा जाते हैं। इधर कांग्रेस घबरा जाती है, उधर मुस्लिम लीग अपने भड़काऊ भाषण देने में आगे। तो उधर अंग्रेजों के बीच में एक अंदरूनी राजनीति ने जन्म लिया। उस समय हिंदुस्तान में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक मीटिंग करी, जिस मीटिंग में यह तय किया गया कि अब हिंदुस्तान को आजाद कर देना चाहिए। उसका कारण यह था कि अगर हिंदुस्तान को अब आजाद नहीं किया गया तो अंग्रेज सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई किस्म के सवाल पूछे जाएंगे कि आपके होते भारत में इस पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे कैसे भड़क सकते हैं। तो क्लेमेंट एटली ने इस बात को घोषित किया कि जून 1948 में भारत आजाद हो जाएगा, यानी कि जून 1948 में भारत को आजादी दे दी जाएगी। तो यह क्लेमेंट एटली ने घोषित किया भारत के अंदर। लेकिन भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947। इसका एक कारण था, अंग्रेजों की माने तो अंग्रेजों का कहना यह था कि 15 अगस्त वो समय था जब जापानीज आर्मी ने पहली मर्तबा अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया था। यानी जापानीज आर्मी ने 15 अगस्त ही वो दिन था जब जापानीज आर्मी ने अंग्रेजों के सामने अपने हथियार डाल दिए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर। तो ये एक कड़वी सच्चाई हिंदुस्तानियों के लिए साबित हुई कि 15 अगस्त 1947 की तारीख इसके बाद जून से, यानी तकरीबन 10 महीने पहले कर दी गई, क्योंकि अंग्रेज कहीं तक भी ये नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अंग्रेजों का दिन था, हिंदुस्तानियों का नहीं, उनकी नजरों में वो अंग्रेजों का दिन था। तो अंग्रेजों ने जून 1948 से पीछे करके आजादी की तारीख मुकम्मल करी 15 अगस्त 1947। तो ये एक अंग्रेजों के लिए एक पॉइंट था कि 15 अगस्त यानी वो तारीख जब हमने जापान को धूल चटाई थी, और वही 15 अगस्त 1947 जब हमने हिंदुस्तान को आजादी दी। उस जमाने में कांग्रेस के तकरीबन हर नेता नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो, लेकिन हिंदुस्तान में दंगे उस पैमाने पर भड़क चुके थे जिसकी कल्पना हम लोग मिलकर कर भी नहीं सकते। आज भी देश में ज्यादा से ज्यादा हजारों लोगों का ही कत्लेआम किया जाता है, लेकिन उस जमाने में तकरीबन 20 लाख लोग ऐसे थे जिनकी लाशें हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बरामद हुई थी। ऐसे तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनकी लाशें बरामद ही नहीं हुई, जो सारी जिंदगी के लिए अपने परिवारों से बिछड़ गए। तो ये बर्बादी का आलम था उस जमाने में। उस जमाने में गांधी जी बंटवारे के इतने खिलाफ थे कि उन्होंने एक मर्तबा जिन्ना को यह तक कह दिया कि अगर तुम चाहो तो तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। यानी गांधी जी इस बात में भी हामी भरती थी कि अगर जिन्ना चाहे तो वो प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन देश का बंटवारा मत करो। लेकिन जिन्ना अब सीधे तौर पर एक आजाद और एक मुस्लिम देश चाहते थे। इसके बाद नेहरू जी समेत वल्लभ भाई पटेल ने भी देश को बांटने का फैसला कर लिया, क्योंकि देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा ने सभी राजनीतिक पार्टियों के कद छोटे कर दिए थे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, और इससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को मिली आजादी पाकिस्तान को। तो दोस्तों, अब अगर हम ये जाने कि आखिर बंटवारा हुआ क्यों था, तो उसका सबसे बड़ा कारण था डर। क्योंकि जहां एक तरफ मुस्लिम लीग ने इस बात का दावा किया कि अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ तो ये देश हिंदुओं के हाथ में चला जाएगा, तो वहीं कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन यानी कई हिंदू राजनेताओं ने भी इस बात का दावा किया कि अगर ये देश आजाद हुआ तो ये मुसलमानों के हाथ चला जाएगा। तो ये डर था इन दोनों समुदायों के बीच। हालांकि इस डर का कोई सिर पैर नहीं था, ना आज है, लेकिन ये एक ऐसा डर था जिस डर ने जन्म दिया टू नेशंस थ्योरी को, यानी कि देश को दो हिस्सों में बांटने को। बहरहाल अब एक सवाल यह उठता है कि आखिर देश को बांटा तो बांटा किस हिसाब से। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के लिए एक चिंता का विषय था। चिंता का विषय यह
कि भारत में मुसलमान हर क्षेत्र में थे। ये हमारे देश की खूबसूरती भी है कि हर क्षेत्र में, हर शहर में हमारे यहाँ हर बिरादरी का इंसान रहता है, हर बिरादरी के शख्स रहते हैं। तो मुस्लिम लीग के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि अगर देश को बांटा तो बांटा कैसे जाए। इसी कारण अंग्रेज सरकार ने सिरिल रेडक्लिफ को हिंदुस्तान बुलाया, जो पहले कभी हिंदुस्तान आया ही नहीं था। उसका काम यह था कि वो हिंदुस्तान में आए और देश का मानचित्र यानी हिंदुस्तान का जो मैप है उसे इस तरीके से बांटे, इस तरीके से एक लकीर खींचे जिसमें पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा आबादी मुसलमानों की आए और हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा आबादी में हिंदुओं की आए। हालांकि एक नामुमकिन काम था, लेकिन फिर भी अंग्रेज सरकार ने सिरिल रेडक्लिफ को इसी काम के लिए हिंदुस्तान बुलाया। सिरिल रेडक्लिफ इससे पहले कभी हिंदुस्तान आया नहीं था, उसे हिंदुस्तान की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन यह काम अंजाम दिया सिरिल रेडक्लिफ ने। अब इसमें एक सबसे मजेदार किस्सा निकल कर आता है कि आजादी के बाद कई चीजों पे प्रश्न चिन्ह लगे, जिसमें एक कश्मीर और एक लाहौर। आज भी जहां पाकिस्तान इस बात को कहता है कि हमें कश्मीर लेना है, तो कई बार वैसे हिंदुस्तान में मीडिया इस बात को नहीं दिखाती, लेकिन हिंदुस्तान में भी एक होड़ ये है कि लोग कहते हैं कि हमें लाहौर वापस चाहिए। तो वो कहानी कुछ इस तरीके से थी कि लाहौर जब बंटवारा हुआ देश का, तो एक प्रश्न चिन्ह सिरिल रेडक्लिफ पर यह लगा कि लाहौर पाकिस्तान के पास क्यों गया। तो उसमें सिरिल रेडक्लिफ ने उसका सबसे बड़ा कारण, हालांकि लाहौर पर जो सवाल किया गया वो इसलिए क्योंकि लाहौर में उस जमाने में हिंदुओं की और सिखों की 55% आबादी थी। 55% लाहौर में जो रिहाइश थी वो हिंदू और सिखों की थी और 45% रिहाइश मुसलमानों की। इसके अलावा लाहौर में सबसे ज्यादा कारोबार, सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती थी वो हिंदू जमींदारों के हाथ में थी। तो ये एक सवाल सिरिल रेडक्लिफ से जब पूछा गया कि लाहौर पाकिस्तान के पास कैसे, तो सिरिल रेडक्लिफ का जो एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि लाहौर पाकिस्तान को इसलिए दिया गया क्योंकि सिरिल रेडक्लिफ को लगा कि पाकिस्तान को उन्होंने ऐसा कोई बड़ा शहर दिया नहीं है, क्योंकि सिरिल रेडक्लिफ ने कलकत्ता हिंदुस्तान को दे दिया था और लाहौर, अगर वो लाहौर हिंदुस्तान को दे देते तो पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं बचता, इसलिए उन्होंने लाहौर पाकिस्तान को दे दिया। ये एक उनका जवाब था जिसकी कई बड़े पैमाने पर आलोचना भी हुई। बहरहाल लाहौर पाकिस्तान को दिया गया, कलकत्ता हिंदुस्तान को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी एक स्टेट की अगर हम बात करें कि आखिर किन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारे से, तो नुकसान हुआ पंजाब में रह रहे लोगों को और बंगाल में रह रहे लोगों को, यानी बंगालियों को और पंजाबियों को। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हम जब भी कोई फिल्म देखते हैं क्रांतिकारियों के ऊपर, तो उन फिल्म में सबसे ज्यादा जो हम क्रांतिकारी देखते हैं वो या तो पंजाबी होते हैं या बंगाल से होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान के और क्षेत्रों से, हालांकि यूपी से कई क्रांतिकारी हमारे थे, इसके अलावा साउथ इंडिया से हमारे बहुत से क्रांतिकारी थे, महाराष्ट्र से हमारे बहुत से क्रांतिकारी थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्वतंत्रता संग्राम देखा गया था आजादी से पहले वो देखा जाता था बंगाल में या फिर पंजाब में। और गौरतलब है कि अंग्रेजों ने इन्हीं दोनों प्रदेशों का बंटवारा किया। आधा पंजाब पाकिस्तान में गया तो वही आधा बंगाल बांग्लादेश, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान के नाम से हम जाना जाता था। आधा पंजाब भी पाकिस्तान को मिला और आधा बंगाल भी। तो ये एक सबसे कमाल की चीज, या फिर कमाल की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक गौरतलब है, गौर करने वाली चीज है कि ये अंग्रेजों की नीतियां थी। बहरहाल ये कारण था कि आखिर क्यों हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा। तो दोस्तों, आपकी इस बात पर क्या राय है? उस जमाने में बढ़ते सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए क्या बंटवारा ही एक रास्ता था, या कुछ और भी हमारे तमाम राजनेता रास्ता निकाल सकते थे? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।